है ना, by of Gupta sir, if I remember. In Yes. Orange Apparel, all the articles are translated by Shilpa, Dr. Gupta sir. So Yes. our father is same. So that way we are brother and sisters. Yeah, true. I'm so glad that Dr. Sanjay sir is also here. I have learned many things from him in the beginning when I joined this method. So I'm very glad for his presence here. And I'm also thankful for giving me this opportunity to share my cases on this platform. So shall we begin, or we want some more people to join? We'll begin with the case. Yeah. So wish you all a happy Holi. Today is the festival, famous festival of Holi, and I think this is the last session for Women's Day celebration. So a perfect occasion for us to celebrate and celebrate homeopathy, I would say. So to begin with the first case, I'll be narrating two cases because on social media we cannot share the video cases. Obviously, I'll read out the narration of the patient first to begin with. तो ये जो पहला केस है वो एक 77-year-old लेडी का केस है. शी इज अ मदर ऑफ अ होम्योपैथ. तो इनकी फैमिली मेरे से ना अक्सर दवाई लेती रहती है. तो जब इनका केस मैंने लिया तो पहले उनका बेटा मेरे पास आया क्लिनिक में. और उन्होंने ये बताया कि उनके फादर बीमार चल रहे थे, तो सो ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल. उनको कुछ वॉमिटिंग वगैरह हुई तो आईवी लगाने के लिए उनको एलोपैथी हॉस्पिटल में एडमिट किया था. एंड आफ्टर द फादर केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल द मदर फेल सिक. और ये मम्मी के लिए मेरे पास आए हैं आज. तो जैसे उन्होंने बताया कि एक हफ्ते से ना मम्मी भी बीमार है. मतलब फादर को हॉस्पिटल से घर आके एक हफ्ता हो गया है, एंड नाउ द मदर इज अनवेल सिंस द डे द फादर हैज कम बैक. तो उनको क्या हुआ था, तो यूआरटीआई था, लो ग्रेड फीवर था, और वो बोल रहे कि पोस्ट वायरल वीकनेस बहुत ज्यादा है उनको. इतना ज्यादा वीकनेस है कि मैंने मेरे प्रैक्टिस में अब तक इतना ज्यादा पोस्ट वायरल वीकनेस नहीं देखा है. तो शी इज लूजिंग हर बैलेंस, चलने में उनको दिक्कत हो रही है. और परसों उनका बीपी 88/48 तक ड्रॉप हो गया था. सो शी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन. तो इन डॉक्टर साहब ने फिर उनको ओआरएस दिया. ओआरएस में सॉल्ट मिक्स करके दिया ताकि थोड़ा सा बीपी ऊपर आ जाए. और फिर श्वाबे का कोई मदर टिंचर आता है, वो भी ट्राई किया, लेकिन उनका बीपी स्टेबलाइज नहीं हो रहा था. तो फिर सॉल्ट देने के बाद आधे घंटे में ऊपर आ जाता था, फिर वापस ड्रॉप हो रहा था. और फिर मम्मी ने बोला कि मुझे अभी ये सॉल्ट ले लेके ना उल्टी जैसा हो रहा है, तो अभी मैं ये सॉल्ट नहीं लूंगी. और वो बार बार बोल रही है कि बिल्कुल जान नहीं है. ड्राउजी थी बहुत, तो उन्होंने जेल्सिमियम भी दे दिया था ऑलरेडी. तो बोल रही थी कि बिल्कुल उठने की एनर्जी नहीं है, वॉल को पकड़ पकड़ के चल रही है. जब वॉशरूम जाती है तो ऐसे पकड़ पकड़ के जाती है ताकि गिर ना जाए. तो ये सब सोच के उन्होंने जेल्सिमियम भी ट्राई किया, लेकिन उसने काम नहीं किया. और ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अपने पूरे 77 साल की जिंदगी में मैंने, मतलब मम्मी की 77 साल की लाइफ में पहली बार ये इतना बीमार हुई है. तो फिर मम्मी ने बोला कि मुझे मैडम के पास लेके चलो, उनकी दवाई से मैं ठीक हो जाती हूँ. तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जैसे इन्होंने थोड़ा सा काम किया, क्योंकि उनका डलनेस ड्राउजीनेस थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन एकदम से आराम नहीं हो रहा है, और अभी भी उनका वीकनेस और वो थकान सब चल ही रहा है. तो बोल रही है कि मैडम के पास लेके चलो. तो ये सब बैकग्राउंड वो डॉक्टर साहब ने दिया, और फिर वो हमारे क्लिनिक पे थे, तो हमने वीडियो कॉल पे मम्मी से बात की. तो जब वीडियो पे वो कनेक्ट हुई तो मैंने पूछा कि बोलिए क्या परेशानी है. तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर बहुत दिन से मैं बीमार चल रही हूँ, 6-7 दिन होने को आए, अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ. तो मैंने पूछा कि क्या परेशानी है आपको. तो बोली कि भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, सोने की इच्छा होती है, लेटने से थोड़ा सा ठीक रहती हूँ, और रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है. तो फिर मैंने पूछा क्या चिंता है आपको, इसको लेके क्या चिंता होती है. तो पेशेंट ने बोला ऐसे लगता है कि ऐसे कितने दिन चलेगा, जब मैं नमक खाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ठीक रहती हूँ, पर वापस वैसे ही हो जाता है. तो फिर मैंने पूछा फिर आप कैसे मैनेज कर रही हो. तो पेशेंट ने बोला कि नॉर्मल मेरी जो एक्टिविटीज है मैं वो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मैं कुछ भी कर नहीं पा रही. तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या बोल रही है, तो मैंने पूछा गिल्टी क्यों फील हो रहा है आपको. तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ इसलिए, भूख बिल्कुल नहीं है, नींद नहीं आ रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा है और रेस्टलेसनेस ज्यादा है. तो मैंने बोला कि रेस्टलेसनेस से क्या मतलब है आपका, थोड़ा सा मुझे और बताइए. तो पेशेंट ने बोला कि चैन से बैठ नहीं पा रही हूँ. तो मैंने पूछा किस चीज़ से आराम मिलता है फिर आपको. तो पेशेंट ने बोला कि अगर मैं आंखें बंद करके लेट जाऊं तो मैं ठीक रहती हूँ,
अम, तो लेकिन रेस्टलेस फिर भी रहती हूँ मैं, लेट नहीं पाती हूँ। मैंने पूछा फिर आज सुबह से आपने क्या क्या किया। पेशेंट ने बोला कि मैंने कपड़े फोल्ड करके ठीक जगह पे रख दिए, फिर थोड़ी एक्टिविटी करके ठीक लगेगा ऐसे लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा किचन में गई। किचन प्लेटफॉर्म के पास, टेबल के पास छोटे छोटे कुछ काम थे वो किए, और फिर आराम किया। तो फिर मैंने पूछा कि अगर आपको ठीक नहीं था तो आपने क्यों किया काम, क्यों गई आप किचन। तो बोल रही है कि अगर मैं ऐसे लेटी रही तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, ज्यादा काम तो नहीं कर रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन हस्बैंड को जैसे कपड़े देना, खुद का नहाना धोना इतना ही किया था, थोड़ा कुछ जो कर सकती थी वो किया मैंने। तो फिर मैंने पूछा कि अचानक से इतना वीकनेस आपको कैसे आए, आपको कुछ वॉमिटिंग वगैरह हुई थी जैसे उनके इनके हस्बैंड को हुई थी, तो इसलिए मैंने पूछा कि आपको भी हुई थी क्या। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, हस्बैंड बीमार थे तो उनकी चिंता लगी रहती थी कि ये कब ठीक होंगे, रिपोर्ट्स ठीक आएंगे कि नहीं। तो मैंने पूछा कि फिर आप भी हॉस्पिटल गई थी क्या उनके साथ। तो पेशेंट ने बोला कि एक ही दिन गई थी, पर चिंता से घर पे सो नहीं पा रही थी, उनकी चिंता लगी रहती थी मुझे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो अभी जो आपको वीकनेस है तो आप कैसे मैनेज कर रही हो वीकनेस के साथ। पेशेंट ने बोला कि अभी बाथरूम जाते वक्त मैं वॉल को पकड़ पकड़ के, दीवार को पकड़ के चलती हूँ, डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं, बाकी लोग मेरी वजह से परेशान ना हो, और मुझे नींद के लिए भी कुछ दीजिए, नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है मुझे। तो ये हमारा कॉन्वर्सेशन था उनके साथ। छोटा सा केस है, 4-5 मिनट का केस होगा जो मैंने उनसे बात की। और फिर मैंने उनको दवाई दी। फॉलोअप में बाद में बताऊंगी। पहले इफ एनीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट कि क्या हो सकता है, इफ वी कैन मेक इट अ लिटिल इंटरेक्टिव, आई थिंक इट विल बी ग्रेट। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में। हेलो, एम आई ऑडिबल। यस मैम। ये सबको समझ में आया है होपफुली। हम्म। थोड़ा सा समअप कर दूं वापस। चलेगा। अच्छा, ये एक 77 ईयर ओल्ड लेडी का केस है, जिनका बेटा मेरे पास आया था दवाई के लिए, और मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात की थी। तो ये बता रही है कि 6-7 दिन से ठीक नहीं हो रही हूँ, बीपी ड्रॉप हो रहा है, और थकान बहुत ज़्यादा है, काम कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है, और भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत रेस्टलेस फील कर रही हूँ। तो आज मैंने उठ के थोड़ा सा काम किया घर में जो कुछ कर सकती थी, लेकिन बिल्कुल भी जान नहीं है। तो ऐसे कितने दिन चलेगा, मैं नमक लेती हूँ तो थोड़ा सा बीपी ऊपर आ जाता है फिर ड्रॉप हो जाता है। तो मैंने पूछा कि ये कैसे शुरू हुआ, तो वो बोली कि पता नहीं अचानक से ही शुरू हो गया, मेरे हस्बैंड बीमार थे तो वो हॉस्पिटल में थे, तो उनकी चिंता लगी रहती थी कि कैसे ठीक होंगे ये, रिपोर्ट में कुछ आएगा क्या। तो अभी तो घर आ गए वो, लेकिन मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते से नींद भी नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, और बिल्कुल जान नहीं है, तो मैं चलते वक्त भी घर में पकड़ पकड़ के दीवार को चल रही हूँ, ताकि बाकी लोगों को परेशानी ना हो, मैं गिर न जाऊं। ये उनका बोलना था, बस इतना ही केस है। हेलो। हेलो, कोई जिसको भी बोलना है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जो भी समझ में आया केस में। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यस। मैडम, केस तो आपने अच्छी तरह से समझाया है। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि इसमें एंजाइटी, वरी और थोड़ा सा सिंपैथी है फॉर अदर्स। तो फास्फोरस में भी द मेडिसिन आई थिंक। फॉस्फोरस क्यों डॉक्टर साहब। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सडननेस है, सडन वीकनेस उसको स्टार्ट हुआ है पेशेंट को। थोड़ा हम्म। सा सॉल्ट से उसको अच्छा लग रहा है, और जो उनको सिंपैथी है कि मैं वाल को पकड़ पकड़ के जा रही हूँ, इतना वीकनेस रहने के बावजूद भी वो किसी रिलेटिव्स को ऐसा सपोर्ट नहीं करने देती, या फिर उसको लगता है कि मेरी वजह से थोड़ा सा तकलीफ न हो जाए। तो हम्म। सिंपैथी तो मेरे ख्याल से है। और दूसरा सिंपैथी। एंजाइटी।
सिंपथी का मतलब है सहानुभूति, मराठी में हम लोग उसको हाँ, सहानुभूति कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ इसमें सिंपथी की कहाँ बात है डॉक्टर साहब? हाँ, मे बी, हाँ या हो सकता है। तो आर्सेनिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि आर्सेनिक में रेस्टलेसनेस तो है जरूर, मगर उसमें मे बी लॉस ऑफ फ्लूइड्स मैक्सिमम है आर्सेनिक के अंदर। हम्म। वो तो फिर हम फिजिकल की तरफ जाएंगे ना, मैं प्योरली माइंड से हाँ, करती हूँ। यस यस यस, हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। या अच्छा, तो इसके अंदर एक सिम्टम है मैडम, वो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, आपने जो बताया है कि आंखें बंद करके थोड़ा सा रेस्टलेसनेस उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, नॉट टोटली, आई आंखें वुड बंद रेट। करके थोड़ा सा ठीक रहती हूँ, लेकिन रेस्टलेस हाँ हाँ, रहती हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। गुड अटेम्प्ट डॉक्टर, गुड अटेम्प्ट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। मैम मुझे ये कॉकुलस थोड़ा सा लगा, क्योंकि वो केयर्स फुल ऑफ है और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, ये दोनों मैं सोची, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई बात और कॉकुलस और सल्फर, ये दोनों में मुझे थोड़ा ये, लेकिन कॉकुलस मुझे ज्यादा लग रहा है मैम। इसमें भी नहीं। वो उठ के कर रही है, और साथ में सीपिया का भी फील आ रहा है थोड़ा सा, वो अच्छा डिल्यूशन पुअर हो गई फिर भी वो काम कर रही है, लेकिन मैं कॉकुलस का ही ये करूंगी। अच्छा, गुड गुड थैंक यू मैम। गुड इनपुट। यस, इज इट डॉक्टर सोमा? यस मैम। ओके, आवाज से पहचान गई हूँ। थैंक यू मैम। और कोई? shall we proceed? एक और केस करना है। मानसी, shall I reveal my thought process? यस या फिर कोई किसी को और कुछ बोलना है? यस, कोई और इनपुट देना चाहता है और कुछ ऐड करना है किसी को? नमस्ते मैम। यस, नमस्ते। मैम, इसको जो कंप्लेंट स्टार्ट हुए ना, तो उसके जो हस्बैंड बीमार थे ना, हम्म तो शायद उसकी चिंता की वजह से ही शुरू हो गए। हम्म तो और उसमें डलनेस बहुत है, हम्म। तो मैं भी कोकुलस के साथ ही जाना चाहूंगा। अच्छा, आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? मेरा नाम अविनाश है मैम। ओके, गुड थॉट, गुड थॉट। यस, तो मैं अभी बताऊं मानसी? shall I proceed? यस ओके, दिख रहा है? यस एक मिनट। यस, तो ये जो केस में मेरा एनालिसिस ये था कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट वायरल वीकनेस एंड हाइपोटेंशन। शी हैज बीन अनवेल सिंस 1 वीक, एक हफ्ते से ये बीमार है। तो सबसे ज्यादा मुझे क्या लगा ना इस केस में, जब मैं इससे बात कर रही थी, उसने एक वर्ड बोला कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लगा कि एक 77-year-old लेडी, घर में उनसे क्या उम्मीद होगी घर वालों की, क्या ये उठ के काम करे बीमारी के दौरान? लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए उनको गिल्टी फील हो रहा था। तो ये दिस वाज अ फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी। ठीक है। फिर इस बीमारी के दौरान भी शी इज ट्राइंग टू डू स्मॉल थिंग्स एट होम, जितना भी वो कर पा रही है वो कर रही है। और फिर मुझे बोला उन्होंने कि मैं इससे रेस्टलेस हो रही हूँ। ऐसा कितने दिन चलेगा ऐसा कि मैं ये ले रही हूँ, नमक ले रही हूँ, थोड़े देर के लिए ठीक लग रहा है, वापस ये हो रहा है। तो ऐसे कितने दिन चलेगा, ये उनका बोलना था। एंड द लास्ट थिंग कि वीकनेस इतना ज्यादा है, तो टॉयलेट जाते वक्त वो पकड़ पकड़ के चल रही है। तो कहीं मैं गिर ना जाऊं, ताकि बाकी लोग मेरी वजह से परेशान ना हो। तो एक्चुअली ना, ये सुनने के बाद हमें ये लग सकता है कि कहीं ये फियर ऑफ फॉलिंग है, या मतलब स्टामोनियम की तरफ भी लोग सोच सकते हैं कि क्योंकि ये पकड़ पकड़ के चल रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी उसको उनकी मम्मी को ऑलरेडी जलसे में दे दी थी दवाई, शायद क्लिंगिंग सोच के या क्या सोच के नहीं पता, लेकिन दिमाग में आ सकता है। लेकिन जब ये इससे हमें मिलता है एडेप्टेशन पेशेंट का, उसके पीछे का व्हाय जानना बहुत जरूरी है कि क्यों पेशेंट पकड़ के चल रही है। वो इस डर से पकड़ के चल रही थी कि कहीं मैं गिर जाऊं तो घर वालों को और ज्यादा परेशानी ना हो। तो ओवरऑल ये लेडी मुझे बहुत
केयर्स में लगी, जैसे डॉक्टर सोमा और एक डॉक्टर साहब, उनका नाम नहीं पता मुझे, उन्होंने बताया बोथ ऑफ देम आर राइट। मैंने इसको दिया था कॉक्यूलस। तो फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था वो था एंजाइटी। सॉरी, आपका म्यूट हो। हाँ, सुनाई दे रहा है? हेलो। जी जी। यस मैम, हाँ, यस। तो फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया था एंजाइटी कॉन्शियस, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, ये मुझे स्ट्राइकिंग लगा। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन। जब उनके हस्बैंड बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो वो बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मतलब घर में रहने के बावजूद भी वो सो नहीं पा रही थी, ये सोच के कि हस्बैंड के रिपोर्ट्स कैसे आएंगे। फिर हस्बैंड घर आने के बाद भी उसने बोला कि मैं उनके कपड़े दे रही हूँ उनको, मतलब जितना वो कर पा रही थी अपने वीकनेस के साथ उतनी कोशिश वो कर रही है उनको हेल्प आउट करने की। तो ये हुआ केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट। फिर वो केयर ले रही है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं ताकि घर वालों को दिक्कत ना हो। तो बीमारी के दौरान ये केयर ले रही है, इसलिए मैंने लिया था केयरफुलनेस। एंड लास्ट रूब्रिक एंजाइटी अदर्स, कि मैं अगर गिर गई तो घर में और लोगों को परेशानी होगी, तो इसलिए मैंने लिया था एंजाइटी अदर्स। सो इन सबको आप देखोगे तो कॉक्यूलस आती है दवाई। मैंने दिया था कॉक्यूलस उनको, कॉक्यूलस 200 दिया था। और फॉलोअप में फर्स्ट डोज देने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर उनका बीपी नॉर्मल हो गया। उनके बेटे ने मुझे फोन करके बोला कि मम्मी हैज रिकवर्ड क्वाइट वेल, मतलब उनका बीपी तो स्टेबलाइज हो गया है, वीकनेस भी कम होने लगा है, एंड इट लुक्स लाइक अ मैजिकल इंप्रूवमेंट टू मी। और अभी कल 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई तो अभी उनकी प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव जो पहले लेती थी वो भी शुरू हो गई, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से वो उन्होंने रोक दी थी। तो बीपी भी उनका अभी नॉर्मल आने लगा है। तो दिस वाज अ वंडरफुल रिकवरी विथ कॉक्यूलस। तो ये केयर में दवाई होती है, और कॉक्यूलस हमेशा माइल्ड यील्डिंग अफेक्शनेट, हमेशा सबकी केयर करना और खुद को भूल के केयर करना, ये कॉक्यूलस की खासियत है। तो इनमें भी मुझे वो दिखाई दिया, और कॉक्यूलस से वो बिल्कुल ठीक हो गई। any doubts regarding this case? If anybody wants to discuss anything, we can. Otherwise, I'll go ahead with another case. कुछ पूछना है इसमें या आगे जाए हम लोग? मानसी, यस, वी कैन गो अहेड। we can go ahead. Okay. ठीक है, तो अभी मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं? हाँ। ठीक है। So now we move on to the second case. ये एक 42-year-old लेडी का केस है, जिनकी अभी अभी हिस्टेक्टोमी हुई है, और शी इज़ माई ओल्ड पेशेंट। तो बहुत दिन वो मेरे पास, मतलब उनको कॉल आया था, फोन पे ही मैंने ये केस लिया था। तो हिस्टेक्टोमी होके एक 10-15 दिन हो चुके हैं, और उसके बाद इसका मेरे पास फोन आया। तो खांसी जुकाम उनको चल रहा है, और इसके लिए मेरे से बात करनी थी। तो जब फोन आया तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि खांसी और जुकाम है, खांसी से बहुत परेशान हूँ, गले में बहुत ज्यादा इरिटेशन है, खांसी करने पर मेरे जो स्टिचेस है हिस्टेक्टोमी के उसमें बहुत दर्द हो रहा है, फिर बैठने का, रेस्ट करने का मन करता है, लगता है कि कुछ काम नहीं करूं। जब खांसी आती है तो स्टिचेस में दर्द शुरू हो जाता है, थोड़ा सा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए खांसी की वजह से। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, दिमाग में कभी कभी थोड़ा सा लगता है। फीवरिश भी लग रहा है, जुकाम कम हो गया पर खांसी अभी भी है। और उसने बोला, और एक्चुअली डॉक्टर ना मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो ये खुद होके पेशेंट ने बोला, मैंने नहीं पूछा था। तो फिर मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ आपको? तो इसने बोला कि सर्जरी के बाद ना 10-15 दिन में मेरे पेरेंट्स के घर पे रही सर्जरी के बाद, उसके बाद मेरे अपने घर आ गई हूँ अभी। क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल था, इसका बेटा शायद 7th-8th में पढ़ता है, तो उसका स्कूल चल रहा था। तो जब शायद ये हुआ था छुट्टी के बीच, स्कूल की छुट्टी थी तब इसकी सर्जरी हुई, और जैसे स्कूल रिज्यूम हुआ ये बेटे के साथ वापस अपने घर आ गई। तो बेटे का स्कूल चल रहा है, तो उसको टिफिन बनाने के लिए मुझे अभी उठना पड़ रहा है। ये सर्जरी के बाद की बात है, जब ये अपने घर पे आई है। तो जब मैं किचन में एंटर करती थी तो घर आने के बाद क्या होता था कि मेरी मदर इन लॉ ना किचन से बाहर निकल जाती थी, और शी वॉज नॉट सपोर्टिंग मी एट ऑल। उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, तो मेरी बहुत चिड़चिड़ हो रही है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, पर मन में रह रहे कि ये बात चल रही है कि ये मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। कल वो अपने रिलेटिव के घर
एक फंक्शन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चली गई है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे ओपिनियन में उनको अभी नहीं जाना चाहिए था, जाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो जिस एंगेजमेंट के लिए गई है उसी लड़की की नेक्स्ट मंथ शादी है। वो शादी में भी तो जा सकती है ना। अभी अगर मुझे उनकी जरूरत है तो उनको यहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन मुझे उनसे वो सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हो गई। लेकिन फिर मैंने एक मेड अभी रख ली है मेरे हेल्प के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन स्टैंड फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर, बट देन आई स्टार्ट फीलिंग कि फैमिली होने का क्या फायदा। ये लोग इतने क्रिटिकल टाइम में अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा इसका। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। और मैं मेरे हस्बैंड के साथ इस बारे में बार बार बात कर रही हूँ कि इसकी वजह से पास्ट में जो कुछ भी हुआ था ना वो सारा ट्रिगर हो जा रहा है मेरे इस दिमाग में ये सब चलता है कि इस वक्त ऐसे किया था, उस वक्त इन्होंने ऐसे किया था। पुरानी सारी बातें, 10-15 साल पुरानी बातें दिमाग में चलती रहती है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। और एक बार मैं अगर शुरू हो गई तो मैं 15-20 मिनट तक रुकती नहीं हूँ, अपने हस्बैंड को सुनाती रहती हूँ। मैं रोक ही नहीं पाती हूँ, सारी पुरानी बातें, बहुत साल पुरानी बातें फिर याद आती है। उस वक्त ऐसे हुआ था, इस वक्त ऐसे हुआ था, ऐसे दिमाग में चलता रहता है। जब तक मैं अपने पेरेंट्स के घर पर थी आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। वहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने वहाँ कंप्लीट रेस्ट किया, काम का कोई भी स्ट्रेस वहां पे नहीं था। इधर आने के बाद ऐसे लगने लगा कि ये लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हैं। अदर टाइम्स व्हेन आई एम नॉर्मल इट्स ओके। अगर सिंपल कोल्ड कफ है और मैं बीमार हूँ, अगर मदर इन लॉ ने कुछ सपोर्ट नहीं किया तो इट्स ओके, इट्स फाइन, आई कैन मैनेज एट दैट टाइम। लेकिन अभी व्हेन माय सर्जरी इज डन जस्ट 15 days अगो, गायनेक ने भी बोला है कि 3 महीने तक कुछ भी रिगरस मत करना, भारी चीज नहीं उठाना, यू आर नॉट सपोज टू लिफ्ट हैवी वेट्स अप टू 2 to 3 kg, बेंड नहीं करना। तो मुझे भी महसूस हो रहा है कि पहले मैं जो 100% सब करती थी, अभी उससे मैं सिर्फ 50-60% ही कर पा रही हूँ। बाकी 40% मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा है। मे बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सर्जरी। पहले जैसा काम मेरे से नहीं हो रहा है, सर्जरी की वजह से और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जिसके लिए मेरे चिड़चिड़ हो रही है। फिर ऐसा लगता है कि कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है। ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में आते रहते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ मेरी मदर इन लॉ उसी लड़की की शादी के लिए वापस जाने वाली है। तो उस टाइम भी वो 7-8 दिन पहले ही जाएंगी। तो मैंने अभी हस्बैंड को बोला कि इनको क्या जरूरत है इतनी जल्दी जाने की। वैसे भी शादी के प्रोग्राम्स, प्री वेडिंग जो पूजा वगैरह होती है वो तो 2-3 दिन पहले शुरू हो जाएगी। इतनी जल्दी जाके वो क्या करेंगी। ये भी लगता है कि शायद तब तक मैं ठीक भी हो जाऊंगी, पता नहीं। लेकिन फादर इन लॉ तो 8 दिन पहले नहीं जाएंगे ना, वो तो सिर्फ 2 दिन पहले ही जाएंगे। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि फादर इन लॉ का तो मैं कुछ नहीं करूंगी। अगर वो ऐसे बिहेव कर रही है तो मैं भी अपनी मम्मी के घर पे चली जाती हूँ, आप कोई मेड लगवा दो, मैं भी उनका कुछ नहीं करूंगी। अगर आप क्रिटिकल टाइम में मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। जब मेरी सर्जरी हुई थी तो उस वक्त मेरा बेटा मेरे साथ ही मम्मी के घर पे था। वो भी उनको कुछ नहीं करना पड़ा उसका। मेरी मम्मी ने और मेरी सिस्टर ने उसका सब किया, टिफिन वगैरह सब बनाना जो भी था। सिर्फ 2 दिन उसके टिफिन के लिए मेरी मदर इन लॉ को कुछ करना पड़ा, बनाना पड़ा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज विथ मी एट माई पेरेंट्स प्लेस। तो मैंने पूछा कि आर यू एंग्री विथ हर, आर यू एंग्री विथ योर मदर इन लॉ। तो पेशेंट ने बोला यस मैम। गुस्से में वो पुरानी सारी चीजें बार बार याद आ रही है, इस टाइम ऐसे हुआ, उस टाइम वैसे हुआ। यूजुअली आई एम वेरी काम, ऐसे विचार मुझे नहीं आते हैं। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी, आपने पूछा था, तो मैंने बोला था कि इन लॉस को लेके मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है। मैं कभी इसके बारे में सोचती नहीं थी, पर अभी नहीं, अब सब कुछ पता नहीं कैसे ट्रिगर हो जा रहा है और मैं ये बोल रही हूँ। तो मैंने पूछा कि तुम उनको बोल रही हो क्या ये सब। तो पेशेंट ने बोला कि मैंने उनको कुछ नहीं बोला, वो तो अभी चली गई आउट ऑफ स्टेशन। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ सारी चीजें। मैं मेरे मन में कुछ नहीं रख रही हूँ, सब उनको बोल रही हूँ। आई नो ही मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड, बट मेरे से रोका ही नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि आर यू टॉकिंग टू दिस अबाउट ऑल दिस नॉर्मली। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, मैं बहुत गुस्से से बात कर रही हूँ, अभी ये बहुत ट्रिगर हो रहा है। अगर आप चाहो तो मेरे हस्बैंड से भी बात कर सकते हो, वो आपको बता देंगे। तो पेशेंट ने ही ये बोला कि आप मेरे हस्बैंड से बात करो। तो पेशेंट ने फोन अपने हस्बैंड को दे दी। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि यस मैम, इतना गुस्सा है कि बोल रही है कि हम सेपरेट हो जाएंगे, ये मुझे नहीं चाहिए। इन शॉर्ट रिवेंज जैसा लग रहा है।
इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इनको अगर बुढ़ापे में कुछ होता है तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ इनके लिए, तुम्हें करना है तो करो या मेरे को छोड़ दो, ये हस्बैंड ने मुझे बताया। तो मैंने बोला इतना ज्यादा गुस्सा है? तो हस्बैंड ने बोला हाँ, उसका भी सही है एक्चुअली ना डॉक्टर, माई मदर ऑल्सो डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी वांट्स टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कुछ नहीं करना चाहती, उनको अभी सिर्फ फन 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 ही चाहिए। अभी वो एंगेजमेंट के लिए जा रही है तो रामेश्वरम भी जाने वाली है। नो डाउट हमारे क्लोज रिलेटिव में है ये फंक्शन, लेकिन शी कुड हैव अवॉइडेड गोइंग राइट नाउ। मैं भी अग्री कर रहा हूँ कि उनमें इमोशनल सेंसिटिविटी कम है, मुझे भी दुख हो रहा है इसका, ये फ्रस्ट्रेशन देख के ना मेरे पे निकल रहा है सब। आई एम ऑब्जर्विंग हर, इतना गुस्सा की रिवेंज की लेवल तक है। बोल रही है कि उनको बीमार होने दो, मैं कुछ नहीं करूंगी, हर एक का टाइम आता है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो हम अलग हो जाते हैं, तुम अलग घर में रहो। ठीक है, तो ये कॉन्वर्सेशन था मेरे और पेशेंट के हस्बैंड के बीच और पेशेंट के बीच। तो इसके बाद मैंने एक दवाई उनको दी थी। मेरे ख्याल से ये केस काफी क्लियर है। आवाज ठीक से आ रही है ना? यस मैम। या समझ में आया पूरा केस? यस मैम। या कोई कुछ इनपुट देना चाहेगा इस पे? हेलो? क्या लग रहा है इस लेडी के बारे में आपको? अगर हम डिस्कंसर्ट डिस्कस फील करेंगे लग तो। रहा है, किसी हाँ, ने मैसेज में लिखा है डिस्कंसर्ट फील लग रहा है। डिस्कंसर्ट लग रहा है, अच्छा। डिस्कंसर्ट का मतलब है कि जैसे हारा हुआ बंदा, जैसे हारी हुई है ये। तो डिस्कंसर्ट में क्या आपको लगता है इतना रिएक्शन आएगा पेशेंट से? इजंट इट? मैम मुझे एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, मतलब वो सपोर्ट चाह रही है, वो चाह रही है कैरिड करे उसे, और अभी उसका सिर्फ तकलीफ चल रहा है, इसीलिए उस समय वो चाह रही है, तो ये उसका राइटियस एंगर है। तो इसमें मुझे एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन लिया, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, और वो रेस्ट लेने से थोड़ा रेस्ट डिजायर लगा। और मैम एक्चुअली रेमेडी पे नहीं आ पा रही हूँ, और टॉकिंग बिजनेस थोड़ा सा लगा मुझे कि आप मुझे, हाँ हाँ मतलब वो बोल रहे ना, अब वो मुझे नहीं किया तो मैं भी उनका नहीं करूंगी ऐसे करके, लेकिन वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है, वो एंगर के लिए ही वो कर बोल रही है। जब तो ये टिट फॉर टैट वाली बात हुई ना, हाँ ठीक वो टैड वाली, बिजनेस तो कहाँ है इसमें? वो उनका फायदा तो नुकसान की बात नहीं है ना इसमें। यस मैम, यस, हाँ वो नहीं होगा। तो रेस्ट डिजायर, कैरी डिजायर टू बी कैरिड, और एलिमेंट्स ऑफ इंडिग्नेशन, सपोर्ट डिजायर ये खूब बहुत प्रोमिनेंट है उसमें, वो एक सपोर्ट चाह रही है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड ज्यादा होगा। तो रेमेडी पे मैं नहीं आ पा रही हूँ मैम, सॉरी। यार इसने कहाँ बोला, वो क्या बोल रही है कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, आधा घंटा एक घंटा मैं खड़ी रह रही हूँ। उसने क्या किया, मेड को अपॉइंट किया ना, उसने मेड को अपॉइंट किया और वो कोशिश कर रही है, जितना वो कर पा रही है वो कर रही है। उसने बोला ना कि मैं बेटे के टिफिन के लिए तो मुझे उठना ही पड़ रहा ओके, हाँ। है ना? तो ये ऐसे नहीं था कि कोई मुझे ये करके दो, या वो वाली बात नहीं है। क्या है ये जो पूरी बात इसने बताई ना, वो क्या है? अगर इसको हम समझेंगे वर्ड टू वर्ड, अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे रेमेडी के पास। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका दर्द क्या है, उसके बाद रूब्रिक के बारे में सोचेंगे। अभी इसमें तो हेलो मतलब, हाँ हाँ यस। मैम, नेट्रल म्यूर का फील आया था हम्म क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट है लेडी, म्हणजे मोस्टली कसं डिलिव्हरी नंतर सगळेच करतात ना तिचं, पण ते करत नाहीये तिची सासू, त्यामुळे ती डिसअपॉइंट झालीये. आणि आधीचं तिला सगळं आठवतंय, त्यामुळे ती ब्रूड करते त्याच्यावरती. आणि नंतर हेट्रेड रिवेंजफुल मध्ये, म्हणजे तिनं नाही केलं तर मीही नाही करणार असं ह्याच्यामध्ये, त्यामुळे मला नॅट्रल म्यूरचा फील आला. आणि ती जे बोलते ते पटते आपल्याला, त्यामुळे ऑब्जेक्टिव्ह रिझनेबल पण वाटलं मला. येस, तुझे काही काही पॉइंट्स बरोबर आहेत. पण हे जे तू म्हणतेस,
एक मिनिट, तू काय काय सांगितलंस? ऑब्जेक्टिव्ह रिझनेबल सांगितलंस? एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट नॅट्रम्यूर. हा येस मॅम येस. नॅट्रम्यूर मध्ये ना एक काय म्हणूया आपण, एक्सक्लुसिव्ह असतो नॅट्रम ना, एक प्रॉपर टू बिहेवियर पण नॅट्रमचं असं ना, इतक्या टोकाला जाऊन नाही बोलणार. ती डिग्निटी मेंटेन करेल, डिग्निफाईड रेमेडी. ओके येस येस. ही जी रिॲक्शन आहे ना पेशंटची, इजंट इट कॅरेक्टरिस्टिक. आणि त्यांनी सांगितलं ना ओके. की मला इनलॉसला घेऊन काही इश्यू नाही आहे, प्रॉब्लेम नाही आहे ऍक्च्युली. पण मी जेव्हा बोलले होते तेव्हा आता हे का ट्रिगर झालं नाही कळते असं ती म्हणते ना. आणि ओके मॅम. द बेस्ट पार्ट इज, मला तिने सुरुवात केली की सर्दी खोकला आहे, बरं वाटत नाहीये, पण तिचं लास्ट सेंटेन्स काय होतं की मी खूप अपसेट आहे मेंटली. सो मोर दॅन कोल्ड कफ, आय थिंक तिचा कन्सर्न आता काय आहे? मला सपोर्ट करायला पाहिजे, मला हे करायला पाहिजे, हाच कन्सर्न आहे ना. मेंटल पीस नाहीये ना. ती म्हणते ना की मी 15-15 मिनिटं स्वतःला थांबवू शकत नाहीये. Somebody has written Colocynth. Very good thought. Very nice. Ailments from anger with indignation. Indignation at misdeeds of others. म्हणजे I don't deserve this wala feel, somebody is saying of Colocynth. Yes, Colocynth can come to your mind. Yes, very good thought. Sepia. Sepia ka? Dr. Jagruti is saying sepia. अजून कोणी काय काय सांगितलंय? Anger past events. Okay. अँगर पास्ट इव्हेंट्स असं नाही ऍक्च्युली. ती काय म्हणते की मला सगळं आठवतंय पूर्वीचं पण आता. डिस्पेअर सपोर्टेड वॉन्ट्स टू बी क्वारलसम, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसअग्रीएबल ऑकरन्सेस, डलकामार. ओके. क्वारलसम. क्वारलसम म्हणजे काय? भांडण ना. ती सासूला काहीच नाही बोलली. भांडण आपण कोणाशी करतो? ज्याच्या बरोबर प्रॉब्लेम आहे त्याच्याशी करतो ना. शी हॅज नॉट स्पोकन एनिथिंग टू हर मदर इन लॉ. शी इज सेइंग ऑल दिस टू हर हजबंड. Yes. Any other thought? Anybody else wants to contribute? Message मध्ये लिहिण्यापेक्षा ना, if you talk to me, I think things will be clear. Staphylococcus aureus. Why Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus की खासियत क्या है? Staphylococcus aureus में सप्रेस्ड एंगर होता है ना. बहुत रेयरली Staphylococcus aureus बिल्कुल एंड में जाके एक्सप्लोड होगा. फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल टू लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल वाली बात है उसमें. अच्छा, डिलीरियम एंग्री कॉक्युलस. फर्स्ट रेमेडी कॉक्युलस इसलिए सेकंड भी कॉक्युलस. डिलीरियम एंग्री. मैम हेलो मैम, नमस्ते। Yes. हाँ, नमस्ते. जैसा कि इसने डायरेक्ट इसका जो प्रॉब्लम है, इसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए इसके सासू माँ का, तो ये सासू माँ को क्यों नहीं बोल रही है? ये भी थोड़ा सा मुझे हस्बैंड से साथ बात कर रही है ना वो। उसकी सासू माँ तो अभी घर पे है ही नहीं ना. शी हैज लेफ्ट फॉर द फंक्शन. ये जैसे अपने मायके से आई, 2-3 दिन जैसे घर में रही, तो उसको टिफिन बनाने के लिए बेटे के लिए उठना पड़ रहा था. तो एक फंक्शन था फैमिली में जिसके लिए वो चली गई सासू माँ. ये सब होने के बाद उसको जो गुस्सा आ रहा है वो हस्बैंड के पास एक्सप्रेस कर रही है. अभी सासू माँ तो है नहीं ना घर पे एक्सप्रेस करने के लिए. अगर वो होती तो पता नहीं ये क्या करती. वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा, लेकिन अभी तो फैक्ट ये है कि वो अपने हस्बैंड को बोल रही है. बताइए ना, बताइए. और आप आगे कुछ बोल रहे थे. रेमेडी तो वायलेंट एंगर, ये हाँ? स्ट्रांग रेमेडी, ये जो रेमेडी होंगी तो ये स्ट्रांग रेमेडी होंगी, क्योंकि ये सब कुछ अपने आप कर रही है। खुद को खड़ा कर, जैसा जो भी सिचुएशन है उसमें खुद को खुद फेस कर रही है। उसने मेड भी लगाई, तो एडेप्टेशन से ये लग रहा है कि ये जो भी है ये स्ट्रांग रेमेडी है। यस, वेरी ट्रू. यस. और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? दवाई के बारे में कुछ लग रहा है? एनीबडी? मैम नाक्स हो सकता है क्या? क्या? कौन सी? नक्सवॉम. नक्स वोमिका.
नक्स स्वामी का भाई गुस्सा जरूर है, लेकिन ये जो लेडी बात कर रही है ये क्या है? गुस्सा तो है ही, इसके अलावा और क्या दिख रहा है इसमें? Shall I reveal? Mansi, we have to finish at 10:30, I suppose. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Tearing things in general, clothes. Tearing clothes क्यों लग रहा है? Somebody is saying tearing clothes. किसी के सामने आप उसको बुरा बुला कहो और बिल्कुल उसकी जैसे इंसल्ट कर दो और वो उसको एक्सपोज कर दो, तो हो सकता है कि आप इसके बारे में सोचो, जैसे डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोथ्स, जैसे शायद आपको ये बोलना है। लेकिन इसने ऐसे नहीं किया ना, अपनी फैमिली मेंबर्स के एक्सपोज ही हुआ ना मैम। कैसे हुआ एक्सपोज? ये तो अपने हस्बैंड से बात कर रही है ना, मुझे दवाई के लिए इसने फोन किया है। पब्लिकली कहाँ है इसने किसी को एक्सपोज किया? Yes, anybody else? Any other thought, any other remedy that is coming to your mind? Shall we proceed? मैं बताऊं अपना thought process? मानसी? Yes, yes, ma'am. Okay. दिख रहा है ये? हाँ. ठीक है, तो पहले हम ना इस केस को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसकी, इसको समझेंगे पहले एज अ पर्सन, इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो फुल द स्क्रीन कर पेशेंट सकते हैं क्या इसको? क्या? फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन, एक मिनट, हाँ एक मिनट, वरती स्लाइड शो मध्ये. डाला? हाँ. Okay. yes. Yeah, the patient has undergone a hysterectomy 15 days ago. She has developed URTI due to which she has cough and her stitches hurt while coughing. ये presenting complaint था जिसके लिए patient ने मुझे phone किया. So more than the cough, she is concerned about losing her mental peace. She feels that she is not being cared for by her mother-in-law. तो मुझे क्या लगा ना इससे बात करते वक्त कि ये खांसी के लिए बोल तो रही है, लेकिन इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाज ओनली अबाउट her mother-in-law, she not helping her, and how miserable the patient was feeling because the mother-in-law did not stand by her in her critical time. ये उसका बोलना था कि जब मुझे जरूरत है ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे फैमिली वालों का क्या फायदा? She is getting extremely angry with her mother-in-law and constantly talking to her husband about it, which is not her usual self. वो बोल रही है ना, नॉर्मली मैं ऐसी नहीं हूँ, इतने साल हुए हैं, कभी भी मैंने ऐसे विचार मेरे मन में नहीं आते थे। ये पेशेंट ही बोल रही है, लेकिन अभी पता नहीं है क्यों ट्रिगर हो रहा है। द हस्बैंड डिस्क्राइब्स हर एंगर टू बी टू द लेवल ऑफ रिवेंज. शी इज रिमेम्बरिंग ऑल द पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस शी हैज had with her mother-in-law. She feels that her mother-in-law is being very insensitive. अगर क्रिटिकल टाइम में फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो ऐसे फैमिली का क्या फायदा, ये पेशेंट का बोलना है. So she has extreme bitterness for her in-laws and she has decided to not care for them when they need her help in the old age. तो हस्बैंड ने क्या बोला कि ये बोल रही है कि उनका समय आने दो, मैं उनको कुछ नहीं करने वाली. अगर अभी मदर इन लॉ चली जाती है 7-8 दिन शादी से पहले, तो फादर इन लॉ तो रहेंगे घर पे, तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी, मैं इनके लिए कुछ नहीं करने वाली. ठीक है, ये उसका बोलना था. तो इसके लिए मैंने रूब्रिक लिए थे. हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु ऑफेंडेड हिम. हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, जो हस्बैंड ने बोला कि रिवेंज के लेवल तक है उसका गुस्सा. और इसको जो लग रहा है ना कि ये लोग मेरे अपने लोग नहीं है, इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? इनको मैं फैमिली बोल रही हूँ, ये फैमिली वाले मेरे साथ खड़े नहीं हो रहे मेरे क्रिटिकल टाइम में. तो ये है डिल्यूजन सराउंडेड बाय स्ट्रेंजर्स. जैसे उसके अपने लोग उसको स्ट्रेंजर्स जैसे लग रहे हैं. शी इज सराउंडेड बाय स्ट्रेंजर्स, नोबडी इज केयरिंग फॉर हर इन हर क्रिटिकल टाइम. और एक रूब्रिक है ड्वेल्स रिकॉल्स डिसएग्रीएबल मेमोरीज. तो अभी वो सारी पुरानी चीजें उसको याद आ रही है कि उस वक्त ऐसे हुआ था, इस वक्त ऐसे हुआ था, और फिर एक बिटरनेस आ गई है उसके मन में अपने मदर इन लॉ के प्रति. तो और एक रूब्रिक था एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हिज फैमिली.
तो जो सेंटेंस ये पेशेंट ने बोला ना कि लास्ट कंसल्टेशन में मैम मैंने आपको बताया था कि इन लॉज को लेके मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, इसका मतलब इसके मन में अब तक कुछ नहीं था इन लॉज के लिए, लेकिन ये जो इंसिडेंस हुआ इसके बाद इसके मन में एकदम से कड़वाहट भर गई है। और ये फैमिली से बिल्कुल मतलब क्या बोल सकते हैं, गुस्से में भी है और निराश जैसे हो गई है कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने, तो मैंने इसको दिया थी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड देने के बाद इसका जो फॉलोअप है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूँ। 200 का एक डोज दिया था और 2 दिन बाद इसका मेरे पास मैसेज आया। एक्चुअली इनके हस्बैंड को मैंने फोन पे ही दवाई का नाम बता दिया था और मैंने बोला था कि एक डोज इनको दे देना। तो वो एक डोज देने के बाद 2 दिन बाद ये पेशेंट का मेरे पास मैसेज आया। ये मैसेज है, गुड मॉर्निंग मैम, आफ्टर द मेडिसिन यू प्रिस्क्राइब्ड, husband has kept it a secret. My anger has come down. Not feeling that intense anger now. Little bit of anger is there, but I'm able to tell myself to focus on more important things in life. Feeling relaxed and calm. The congestion and continuous mucus secretion also has reduced to 70%. Throat irritation has gone away completely. Only there is a little cold and nasal discharge. Please suggest if I need to repeat. Thank you for being there for me and my family. तो ये पेशेंट का फॉलोअप था। इसमें किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? ये जो उसका गुस्सा था ना, जो आपको लग रहा है ना एंगर, काउंटिंग कंटिन्यूअली किसी ने बताया, तो ये गलतियां नहीं गिना रही है। ये क्या कर रही है ना, उसकी मदर इन लॉ के लिए इसके मन में अभी एक बिटरनेस आ गई, कड़वाहट आ गई है और हेट्रेड है। तो इसको लग रहा है कि मैं भी इनके लिए कुछ नहीं करूंगी अभी, ऐसे वाला उसका बिहेवियर था। ठीक है, इज दिस क्लियर or you want me to clarify anything regarding this, regarding the rubrics that I chose? इसमें कोई परेशानी किसी को? हेलो, इज नाइट्रिक एसिड क्लियर? मैम मैम Yes? इसका कोलोसिस से इम्बिटरनेस कैसे अलग रहेगी अगर रिवेंज पार्ट छोड़ देंगे तो? नहीं, रिवेंज अगर छोड़ेंगे तो कोलोसिन को अलग करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड के जितना हेट्रेड और रिवेंज वाला फीलिंग ना आपको कोलोसिन में नहीं मिलेगा। कोलोसिन में इंडिग्नेशन है, उसको लगता है कि आई डोंट डिजर्व दिस ट्रीटमेंट, और कोलोसिन मुंह पे बोल भी देगा, बिटर कुकुम्बर बोलते हैं ना कि हम लोग उसको मतलब अगर खाने में आया तो उसको निकाल देते हैं खाने से, मतलब कोई भी उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। तो कोलोसिन का बिहेवियर भी ऐसा रहेगा कि वो दूसरों को परेशान करेगा। नाइट्रिक एसिड में यह है ना कि वो केयर वाली रेमेडी है, नर्सिंग में है। एग्जॉस्शन फ्रॉम नर्सिंग ऐसे कोई रूब्रिक है इसमें नाइट्रिक एसिड में। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, नर्सिंग आफ्टर, तो ये नर्स भी उतना ही करती है। कोलोसिन इतनी केयर में नहीं रहेगा जितना नाइट्रिक एसिड रहता है। तो इतने साल इसने बिल्कुल कुछ भी ना बोल के सारा किया है ना अपने लॉस के लिए, लेकिन अभी जो उन्होंने इसके साथ बर्ताव किया कि जब इसको जरूरत है तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए ये परेशान है। ओके, यस मैम, थैंक यू। या तो और किसी को कुछ पूछना है? मैडम जी, ये जो डोज दिया जाता है, हेलो, यस, हाँ, तो ये पिल्स में सिंगल डोज जो देते हैं, तो अभी बहुत सारे डॉक्टर्स वाटर में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। आप कैसे भी तो दे सकते हो, एक ही जैसे काम करेगा वो। आप पाउडर में दो, आप पिल में दो, आप पानी में दो, दवाई तो दवाई है, एनर्जी है दवाई की जो काम करती है, तो किसी भी तरीके से आप दो वो काम करेगी। हाँ, लेकिन एक बहुत सारे मैडम ऐसे मैंने देखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 कप ऑफ वाटर में 4 पिल्स डाल दिया है या फिर पाउडर फॉर्म में डाल दिया है, तो उसको हाँ, अपन दिन में 2 घंटे से या दिन में TDS भी दिया है, तो वो एक ही सिंगल डोज काउंट किया जाएगा। तो ये कैसे, मुझे नहीं मैंने तो समझ। मैं हमेशा सिंगल डोज देती हूँ, अनलेस एंड अंटिल इट इज अ वेरी अक्यूट थिंग लाइक फीवर, वेरी हाई ग्रेड फीवर, जहाँ पे रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है तभी मैं रिपीट करती हूँ। बट नॉर्मली नहीं, मैं इतनी बार रिपीट नहीं करती हूँ। अगर सिंगल डोज ने काम नहीं किया तो फिर हम लोग आगे सोचते हैं। तो तो ये नॉर्मली डिफरेंस है क्या मैडम, कि जैसा एक कप के अंदर जो डाला जाता है 4 पिल्स, और तो उसको जो भी डोज है, जैसा 2 आवरली बोलो या TDS बोलो या 4 बार बोलो, तो ये एक ही डोज गिना जाएगा या डिफरेंटली उसको अलग अलग डोज गिना डोसेस जाएगा? होंगे ना, जितने स्टिमुलेशन आप दोगे उतने डोसेस होते हैं ना। ये एक दिन में अगर हाँ, आप 4 बार दे रहे हो तो 4 डोज हो गए।
क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैडम कि एक रिनोन डॉक्टर्स है फ्रॉम कलकत्ता, आई विल नॉट रिवील योर हिज नेम, but he gave some organ and aphorism that it is counted as a single dose, divided doses। तो उनका कहना है कि आप एक बोतल के अंदर 1 लीटर बोतल में अंदर एक सिंगल डोज, चाहे वो प्लेन 4 गोलियां डालो या फिर उसमें एसएल में मिक्स करके आप उसको सैचेट बना के देंगे, तो वो अगर वो सुबह शाम भी लेता है तो इट इज डिवाइडेड एज ए मल्टीपल डोसेस, बट उसको काउंट किया जाएगा। उन्होंने बोनिंग हुसैन का भी एक रेफरेंस दिया है, वो काफी कंफ्यूजन है मेरा काफी सालों से। एक्चुअली ना मैंने कभी ऐसे यूज नहीं किया है। मैंने जो यूज किया है मैं आपको वो बता सकती हूँ। मैं हमेशा सिंगल डोज देती हूँ। नॉर्मली मैं हाँ, क्लिनिक में ही एक पाउडर में साइक्लैक में 2 बूंद डाल के पेशेंट को दे देती हूँ एंड इट वर्क्स। इसलिए को भी मैंने सिंगल डोज ही दिया था। रादर इसको तो पेशेंट के हस्बैंड ने ही दिया था, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं था। अच्छा, हाँ हाँ मैडम, डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने वही बताया है और मैं काफी दिनों से कंफ्यूज था कि, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पिज्जा आपने मार्केट से लाया है समझो, तो एक पिज्जा अपन एट ए टाइम एक पिज्जा पूरा खाया तो वो एक ही हो जाएगा, और वही आप चार चार उसके अगर भाग की है 4 टाइम, तो एक पिज्जा आपने सुबह 1/4 खा लिया, दोपहर में 1/4 खा इसमें लिया। तो आप हाँ मटेरियल की बात कर रहे हो ना। मेरे हिसाब से तो होम्योपैथी मेडिसिन इज एनर्जी। तो हाँ, एनर्जी जितनी बार आप दोगे उतने स्टिमुलेशन है ना ये। हाँ, तो मैं इसीलिए वजह से थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया है कि वो सर ने यही मटेरियल डोज का ही एग्जांपल बताया, और ही इज आल्सो वेरी नोन पर्सन। तो See, I मुझे don't want to disrespect anyone. He must be very learned and it must be his own experience. हर कोई अपने हिसाब से बताता है। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे प्रैक्टिस में, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये अच्छा, शायद वही ज्यादा आपको रिप्लाई कर पाए सही तरीके से, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है ये। तो हाँ, आपको मैं मुझे काफी पूछना बुक्स चाहिए एक्चुअली कि कैसे क्या। डेफिनेटली ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है। और दूसरा एक फाइनल, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैडम, मैंने नहीं नहीं। ये, हाँ, केंट केंट लेजर राइटिंग में भी डॉक्टर साहब, तो वेदर उन्होंने बताया है कि इस आल्सो, तो आप पिल्स में दो या वाटर में दे दो, तो वो केंट लेजर राइटिंग में भी उन्होंने वैसा मेंशन किया है। अभी मेरे सामने बुक नहीं है, तो वहां पे भी थोड़ा सा उन्होंने लिखा है कि आप पिल्स में दे या लिक्विड में दे दो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, ऐसा उन्होंने कहा है। यस, वन एंड द सेम थिंग। कई कई हाँ बार हाँ पेशेंट पे ना, मतलब जो आईसीयू पेशेंट्स होते हैं वहां पे अलाउ नहीं करते डॉक्टर्स ओरली कुछ देने के लिए, वेंटिलेटेड है या तो हाँ कभी हाँ हाँ मैंने ना स्किन पे रब करके भी यूज किया हुआ है एंड इट वर्क्स। हाँ, या काम रिस्ट के करना है ऊपर या दवाई फिर का एंकल। तो हाँ, हाँ, नर्व एंडिंग। इनहेलेशन, इनहेलेशन के बारे में मैडम आपने कभी ट्राई किया इनहेलेशन? बहुत सारे इनहेलेशन दीदी, नहीं ट्राई किया, नहीं किया मैंने। हाँ, ओरल और बोटल्स के अंदर। ब्रीदिंग वाला कभी कभार 1-2 बार किया होगा, ज्यादा नहीं। अच्छा, इनहेलेशन का भी है, अच्छा। नहीं नहीं। थैंक यू मैडम, थैंक सेफ्टी के बारे में और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन गो अहेड विथ। हॅलो. यस। हा मॅडम, मला विचारायचं होतं की ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसअग्रीएबल ऑकरन्सेस आणि ड्वेल्स ऑन रिकॉल्स पास्ट मेमरीज, हाऊ टू डिफरन्शिएट दीज टू रुब्रिक्स? या केसमध्ये ना शी इज नॉट ड्वेलिंग ऑन इट. ड्वेल मतलब घर करून राहणं, त्या गोष्टीमध्येच घर करून राहणं. व्हॉट शी इज सेइंग की व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मुझे पूरे सारे ओल्ड चीजें याद आ रही है कि इस वक्त ऐसे हुआ था, उस वक्त ऐसे हुआ था, और फिर मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा है। ऐसे नहीं कि वो उसको ये बना रही है वेपन की, उसमें ही रह रही है एंड दैट इज व्हाट इज हॉन्टिंग हर. उसको हॉन्ट कर रही है अभी का बिहेवियर, और अभी के बिहेवियर की वजह से उसको पिछला उनका जो भी रहा होगा, कुछ अनबन हुई होगी तब उसने नहीं रिएक्ट किया था, वो सब उसने इग्नोर कर दिया था. लेकिन अब उसको वो सारी चीजें याद आ रही है कि उस वक्त भी ऐसे किया था, ये कितनी इनसेंसिटिव है, देखो उस वक्त भी ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था. तो अभी ओके. उसको वो याद आ रहा है, तो वो रिकॉल वाला होगा ना. यहाँ पे मैंने ड्वेल्स नहीं लिया था, रिकॉल्स वाला लिया था. ओके, ठीक है. थैंक यू. या. मैम, यस. यहाँ पे अभी भी वो अपने ससुराल में ही रह रही है, तो अपने एस्ट्रेंज फैमिली क्यों लिया? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लाउडली बोलिए. वो अभी भी अपनी फैमिली के साथ ही रह रही है, वो बता रही है कि मैं चली जाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी, हाँ. लेकिन वो अभी भी घर पे ही है, हाँ. तो आपने एस्ट्रेंज फैमिली क्यों लिया? एस्ट्रेंज में जरूरी नहीं ना कि घर छोड़ के चली जाए. मेंटली भी आदमी एस्ट्रेंज हो सकता है ना, कि मेरे अपने अभी मेरे अपने नहीं रहे, वो भी तो एक्सचेंज ही हुआ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
Yes, ये माइंड yes, सेक्शन की बात कर रहे हैं ना हम। yes. Okay, thank you, ma'am. मेंटली उसको ने डिटैच कर लिया ना कि अब मैं उनके लिए कुछ नहीं करने वाली, उनका भी समय आएगा, उनको बीमार होने दो, मैं नहीं करूंगी। तो ये कर्सिंग जैसे हुआ ना कि उनको बीमार होने दो, अभी मैं भी देख रही हूँ कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं टिट फॉर टैट करूंगी, इजंट इट? तो ये हेटेड एंड रिवेंज वाला से था, जो शायद सोमा को बिजनेस टॉक्स लग रहा था। सोमा, यस मैम, मैं उसको पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन वही तो ये मतलब वेरी सटल लेवल पे है हेट्रेड और रिवेंज। रिवेंज हमारे दिमाग में जो है ना, वो बड़ा वाला रिवेंज नॉर्मली आता है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे भी सोचो तो ये अभी मौका ढूंढेगी कि, मतलब बात से तो ऐसे लग रहा है कि ये ढूंढेगी कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं इनको दिखाऊंगी कि मैं भी नहीं करूंगी उनके लिए कुछ। तो अगले महीने ये जाने वाली है, मैं फादर इन लॉ के लिए कुछ नहीं करूंगी। ये भी तो रिवेंज ही हुआ ना, कि जैसा यस मैंने मैम। उसको वैसे ही मैं वापस दूंगी। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो नाइट्रिक एसिड ना, अफेक्शनेट, सिंपैथेटिक, सेंटिमेंटल, ये बेसिक नेचर है नाइट्रिक एसिड का। और नाइट्रिक एसिड नॉर्मली किसी भी झगड़े से दूर रहता है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स में है, बिटवीन चीफ, सबऑर्डिनेट्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स। एंग्जाइटी कॉन्शियस में भी है, मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता रहता है, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो, इसके लिए सतर्क रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस में भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में भी है। तो मतलब इतनी केयर करता है कि वो बीमार हो जाता है। और अपने लोग अगर चले गए, गुजर गए, तो वो अफेक्ट भी होता है। तो नर्स भी करता है, क्योंकि हमारे पास रूब्रिक है जैसे प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, नर्सिंग आफ्टर। तो अगर ऐसा कोई हो गया कि उसको कोई शॉक लगा, उसको किसी ने ऑफेंड किया, इतना सब फैमिली के लिए करने के बावजूद, अगर कोई ग्रीफ आया, अगर कोई अनहैप्पीनेस आया, एलिमेंट्स ऑफ अनहैप्पीनेस में भी है, तो वो बिल्कुल एकदम से गुस्से में चला जाता है, एम्बिटर होता है, बिटरनेस आ जाती है उसमें, फैमिली से कट जाता है, और फिर उसका रिएक्शन आने लगता है। तो वो बिल्कुल कर्स में चला जाता है। कर्सिंग डिस्करेजमेंट विथ में है। डिल्यूजन, सीइंग स्ट्रेंजर्स, अपने लोग स्ट्रेंजर जैसे लगने लगते हैं, उसको लगता है कि ये मेरे अपने लोग नहीं है। डिल्यूजन सराउंडेड बाय स्ट्रेंजर्स में है। डिस्पेयर, रेज बॉर्डरिंग ऑन विथ इम्प्रिकेशंस, इम्प्रिकेशंस का मतलब भी कर्स ही है, तो वो कर्स करना शुरू करता है गुस्से में। ड्वेल्स, रिकॉल्स पास्ट डिसएग्रीबल मेमोरीज। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब भगवान को जैसे हम कुछ भला बुरा कहे तो उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। तो ये ब्लास्फेमी सिर्फ भगवान के लिए नहीं, कोई भी रिस्पेक्टेबल फिगर के लिए अगर आप कोई बैड वर्ड्स यूज करो तो उसको भी ब्लास्फेमी हम ले सकते हैं। हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, अनमूव्ड बाय अपोलॉजीज, किसी ने अभी यहाँ पे शायद इसमें लिखा था मैसेज में, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ में चला जाता है। रेज, डिस्करेजमेंट, मैलिशियस, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव, इनकंसोलेबल, फिर आप उसको कंसोल नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, एक बार वो बिटरनेस आ गई तो अनलेस एंड अनटिल यू गिव नाइट्रिक एसिड, उसका बिटरनेस नहीं जाएगा। और आपने जैसे मैंने आपको ये दिखाया था स्क्रीनशॉट, जो पेशेंट का फॉलोअप था, तो उसमें उसने बोला ना कि आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल फोकस ऑन, क्या था वो, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। यस, तो वो उसका अडाप्टेशन सही हो गया कि मुझे इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है अभी। और उसने बोला कि आई एम एबल टू टेल माई सेल्फ टू फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, फीलिंग रिलैक्स्ड एंड काम। तो उसका जो कंप्लेंट था ना शुरू में कि आई एम वेरी डिस्टर्ब मेंटली, वो जो डिमांड था वो फुलफिल हो गया। शी हैज गॉट बैक हर पीस ऑफ माइंड अगेन विद द मेडिसिन। ठीक है, तो ये जो नाइट्रिक एसिड की जर्नी है, दैट इज फ्रॉम नर्सिंग टू कर्सिंग। ये एक सेमिनार में हमने मोहंती सर से पढ़ी थी, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने पढ़ाई थी, तो अभी तक मुझे याद है। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड नाइस केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, I just wanted to ask you, Dr. Shilpa, that do you, in this case, was repetition necessary, or I only one dose? No, I One just dose gave was her one dose. After that, she did not need any dose because already 70% she was better. yeah, 70%. That 30% which was remaining got Yeah, became all right like that only with she became SM. all right. Yeah, she became Okay, all right. After that, she did not call me और उसका कुछ मैसेज भी नहीं आया। अगर कोई अच्छा. परेशानी रहती तो she would have called me ना, तो मैंने Hmm. रिपीट एक ही डोज लगा था। Okay, okay. And just wanted to ask you one more thing. In skin ailments, do you repeat or just one dose is enough for skin ailments, severe skin ailments? डिपेंड्स ऑन द फॉलोअप। नॉर्मली अगर ऐसा लगता है कि स्टैंड स्टिल हो गया, इंप्रूवमेंट, देन आई रिपीट। एंड मोर देन दैट आई सी द मेंटल स्टेट। Yes, mental state.
मुझे correct. प्रिस्क्राइब किया है ना, वो हम्म अगर बेटर है तो नॉर्मली मैं बहुत जल्दी रिपीट नहीं करती हूँ। हम्म Okay, ओके, thank you. या तो ये बाकी के रूब्रिक्स हैं, अब अदर सपोर्टिव रूब्रिक्स जो इस केस में मुझे दिखे थे। बिसाइड वनसेल्फ बीइंग बाय लिटिल पेन, क्योंकि इसने खुद बोला ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ये विचार मेरे मन में नहीं आते हैं, इस बार मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ, इसीलिए वो मेरे पास आई। मतलब शी वांटेड टू करेक्ट द स्टेट ऑफ माइंड, उसको ही चाहिए था कि ये मेरी स्टेट निकल जाए। ये मैं जो 15-20 मिनट हस्बैंड को सुना रही हूँ, मुझे पता है उनको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। सो दिस वॉज बिसाइड वन सेल्फ बींग बाय लिटिल पेन। इनकंसोलेबल है, उसको समझा नहीं पा रहे थे। पिटीज हरसेल्फ, उसको खुद पे ही दया आ रही थी कि अभी देखो मेरी इतनी कंडीशन बुरी है और मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए सबको लग रहा था कि ये है क्या, सपोर्टेड डिजायर टू बी है क्या। ब्लास्फेमी एंड कर्सिंग, डिलीजन, सिक बीइंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की कोई अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है एक्चुअली। ये क्या बोले कि अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है और अगर आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे हो तो बात ठीक है, आई कैन मैनेज, लेकिन अब जब मेरी सर्जरी हुई है एंड आई नीड सीरियस हेल्प, आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे, तो ये कोई भी मानेगा ना कि हाँ सही में इसको अभी हेल्प की जरूरत है। उसके हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ मेरी मम्मी ऐसी है कि वो अभी नहीं कर रही है कुछ, तो इसलिए इस केस में आप ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी सोच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ पेशेंट ईयर। I hope you all enjoyed listening to these cases. It's already 10:30. I think Mansi, we are finished in time. Yes, yes. You can take one more case also, Shilpa, if you want. Pardon? You can take one more case also. That's no One problem. more case मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली, लिखना पड़ेगा ना, अच्छा, किसी और दिन ले लेंगे। पक्का पक्का. You are going to be there, Abhi. Every time we are going to trouble you now. Don't worry. Wonderful. Very nice. Okay, Very, thank very you so nice case. Both the cases fantastic, crisp Thank and you. accurate and to the point. Very nice. Okay, God thank bless you. God bless Thank you. you so much. So, should I leave? Anybody wants to say something? मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, वहां पर ना मैं एलिमेंट्स फ्रॉम वो इंडिग्नेशन ले लिया था जो वो लस्ट केस में, क्योंकि वो राइटियस एंगर जो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है कि उस समय मुझे हेल्प चाहिए बट शी इज नॉट हेल्पिंग मी, तो इसलिए मैं वो राइटियस एंगर सोचा था। राइटियस एंगर है, लेकिन राइटियस एंगर तक ही ये लिमिटेड नहीं है ना, उसके आगे जाके उसने क्या बोला कि मैं इनके लिए कुछ नहीं करने वाली। हाँ तो हाँ वो हाँ इसके यस आगे मैम, की बात है ना, ये इसके आगे की बात है, ये बिटरनेस ऐड हो गया ना उसमें, तो ये हेट्रेड तक चला गया अभी। यस मैम, हाँ ब्यूटीफुल केस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग, अच्छा लगता है इंटरेक्टिव जब होता है। ठीक है, Thank you. Thank you so much, Shilpa ma'am, on behalf of Ignited Minds by PHF. I thank you so much. हमने इस सीरीज में बहुत सारे अलग अलग रेमेडीज सीखी है, तो आज आपने एक दो शेड और दे दिए, कॉक्यूलस एंड नाइट्रिक एसिड उसमें ऐड हो गए, सो थैंक यू वेरी दोनों मच। दोनों बहुत केयर वाली अच्छे। रेमेडीज है एक्चुअली, यस कॉकरोच यस केयर यस में है और नाइट्रिक एसिड भी केयर जी, में। बहुत अच्छा। और थैंक यू लियाकत सर, थैंक यू संजय सहगल सर, and thank you all the audience, and thank you everyone. Thank you my सरांना PHF team. मला सरांना विचार, त्यांना ऍड करायचं काही नाही. सर आप हो? प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा। जी सर। सर आप कुछ ऐड कीजिए प्लीज। 4 लाइनें आप फॉलो कर रहे हो, है ना, और अच्छा है, हर आदमी अपना डेवलप किया, फिर हर धीरे धीरे एक नदी लिफ्ट हो जाएगी, है ना, निकलेगी हिमालय से, उसकी जो अपनी जर्नी होगी, वो जिस तरफ निकलेगी उसकी अपनी दुनिया होगी, है ना। एक गंगा कहलाएगी, एक जमुना कहलाएगी, एक सरस्वती कहलाएगी, और जो है ना, जो गंगा का एक्सपीरियंस होगा वो है ना, वो जमुना के पास नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा बेटा, यूं मत, बात में ऐसे मत मान जाना। बड़े दिन बाद मिली है, खाना तेरा खाया हुआ है, और कौन है ना, जुएल और मोहंती ले गए थे तेरे घर भी, है ना, इसके दक्कन के पास आए थे, दक्कन दक्कन नाम था ना उसके, वहां जाते थे राइट। सो बेस्ट ऑफ लक एंड दिस इज अ गुड, आपने एक उत्तरदायित्व उठाया है और अपने अपने वे में अपना भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं,
और जो एक्सपीरियंस आपका होगा मेरा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, गंगा की अपनी जर्नी होगी, फिर भी वो जमुना की जर्नी नहीं बता पाएगा। सो आप लोग एक दूसरे से शेयर करते रहिएगा, साइंस अच्छी ग्रो करेगी, एक दूसरे के साथ ही बनेंगे आप। थैंक यू। क्योंकि लास्ट है ना, ये लास्ट सेशन है ना इसका आपका। जी सर, वुमेन्स वीक का लास्ट है। वुमन वीक का यार, वैसे तो लास्ट थोड़ा ना होना है, तुझे लास्ट रखना है। ठीक है शिल्पा, अच्छा लगा बेटा, बहुत बड़ी हो गई तू धीरे धीरे देखते देखते। सर थैंक यू सो मच सर, आप ही से सीखा है, शुरुआत तो आप ही से हुई है। इतने साल हुए बेटा, इस रूप में किया है ना। ठीक है, और ठीक, चल बहुत बढ़िया है। मानसी, धन्यवाद सब बच्चों का जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। वुमेन्स को एक ग्लोरी है ना, आप लोग बड़ी फोर्सेस हैं जो चुपचाप काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सर थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Thank you, the woman power. So I had purposely kept Shilpa at the last. I knew that it's going to be the last ball sixer. Okay. Thank you, Shilpa. It's been pleasure seeing you. I will be calling you every now and then. We organize events almost every alternate months, so we'll be calling you. Be there with us. We are together always. Okay. Yeah. Thank you. Nice meeting you again. Thank you. Bye. Bye. Bye.